गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को सभी को बताया गया है, वीडियो देखने से पहले 3 से 4 पेज रीडिंग करना है, उसके बाद फिर वीडियो देखना है और उसके बाद पुनः फिर से जितना दूर तक पढ़ाया गया उसको रीडिंग करना है। कल हम लोग पढ़े थे पिछला बार विद्युत धारा का, एमीटर, वोल्टमीटर सब के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। 1826 में जर्मनी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया और इस नियम को उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहा जाता है। उन्हीं के नियम जो खोजोगे तो उन्हीं के नाम पर उस नियम का नाम पड़ा ओम का नियम। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? यदि किसी चालक का मतलब तार हो गया, कि ताप में परिवर्तन न हो, मतलब उसका जो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसके सिरों के बीच आरोपित, मतलब एक सिरा से दूसरा सिरों तक विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी आई समानुपाती भी होगा। तो आई इक्वल टू क्या होगा? समानुपाती नियतांक को बराबर मान लिया तो V बाई आर लेकर, तो आर नियतांक हो गया, अर्थात जिसे चालक का क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन हम लोग कैसे करें? दिखाइए विधि का। एक शुष्क सेल, एक एमीटर ए, एक वोल्टमीटर V, एक स्विच S तथा एक नाइक्रोम तार के टुकड़े PQ को संयोजित करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। स्विच S को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। एमीटर A परिपथ में प्रवाहित होने वाला धारा I को मापता है तथा वोल्टमीटर V नाइक्रोम के तार PQ के सिरों P एवं Q के बीच का विभवांतर भी मापता है। अब एक के स्थान पर 2 सेल लगाकर पुनः एमीटर तथा वोल्टमीटर के पठन को करते हैं। जहां हम एक बैटरी लगाए थे वहां पे 2 बैटरी लगाएंगे और 2 बैटरी लगाने के बाद देखेंगे कि उसका पठन क्या हो रहा है और उसको जांचेंगे। इस प्रयोग को बारी से 3, 4 और 5 सेलों का परिपथ में जोड़कर दोहराएंगे। तब क्या करेंगे हम लोग? एक बैटरी के बाद 2 बैटरी लगाए, 3 बैटरी लगाएंगे, 4 बैटरी लगाएंगे, 5 बैटरी लगाएंगे और प्रत्येक बार जांच करेंगे। हम पाते हैं कि प्रत्येक बार अनुपात V बाई आई ही होता है ना, लगभग समान होता है। अब यदि विभवांतर को x अक्ष पर तथा धारा I को y अक्ष पर लेकर V तथा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है। I जो है विभवांतर V के समानुपाती होगा, इससे पता चलता है। प्रतिरोध चित्र में दिखाई गई विधि के अनुसार परिपथ पूरा करते हैं। बिंदु P और Q के बीच बारी बारी से एक तांबे का तार, एक लोहे का तार, एक एल्युमिनियम का तार जोड़कर प्रत्येक बार परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान एमीटर से नोट कर लेंगे। हम लोग जो तार को लगाते हैं उस तार को बदलेंगे। एक बार क्या करेंगे? तांबे का तार लगाएंगे, लोहे का तार लगाएंगे, एल्युमिनियम का तार लगाएंगे, है ना, और प्रत्येक बार उसका पठन को एमीटर में पढ़ेंगे कितना जा रहा है। हम पाते हैं कि प्रत्येक बार परिपथ में प्रवाहित होने वाला धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिपथ में धारा का मान परिपथ में अवयवों का निर्भर करता है। मतलब उसके परिपथ यानी बीच में जो रास्ता में जो हमारा लेके जाने वाला है तार, उस पर भी निर्भर करता है। कुछ पदार्थ अपने से होकर दूसरे पदार्थ की अपेक्षा कम धारा पारित होती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर जाने वाला जो धारा होता है कम धारा भी प्रवाहित होती है। दूसरे शब्द में कुछ पदार्थ धारा के प्रवाह में अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। मतलब जिस पदार्थ के द्वारा या जिसमें अगर मान लो कोई रोक रहा है विद्युत को, धारा के प्रवाह में रोक लग रहा है, उसी को उसका क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध। निश्चित विभवांतर पर किसी चालक से कम धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध अधिक होता है।
अगर मान लो कोई विभवांतर पर किसी चालक से कम धारा प्रवाहित होती है, अर्थात मतलब उसका चालक का क्या हो, प्रतिरोध अधिक कर रहा है। इसके विपरीत यदि चालक से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो चालक प्रतिरोध कम कर रहा है। इससे पता चलता है कि चालक प्रतिरोध कम कर रहा है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना आवश्यक है। किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच का विभवांतर उत्पन्न करना आवश्यक है। किसी चालक का प्रतिरोध R, उसके सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात होगा, अर्थात R बराबर V/I होगा। दोनों का अनुपात हुआ। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध यानी R का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम, जिसे ग्रीक भाषा में बड़े वर्ण अक्षर ओम यानी ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है। चूंकि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट तथा धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। सही बात है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। यदि किसी चालक का सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को, जिनमें से आवेश आसानी से प्रवाहित होता है, चालक कहा जाता है। बहुत कम प्रतिरोध वाले जो पदार्थ होते हैं, जिनमें से आवेश आसानी से हम लोग को मिल जाएगा, उनको हम लोग क्या कहेंगे, चालक, अर्थात कंडक्टर, जैसे चांदी, तांबा आदि। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों यानी का प्रतिरोधक कहा जाता है। बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थों को, जिनसे आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता, विद्युत रोधी कहते हैं। जिनसे आवेश नहीं प्रवाहित हो उसको क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। रबर, प्लास्टिक, एवोनाइट, लकड़ी इत्यादि विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी में क्या होता है भाई, रबर, प्लास्टिक, एवोनाइट, लकड़ी, ये सब क्या है, विद्युत रोधी है, अर्थात विद्युत इससे जा नहीं सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे एक उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को प्रतिरोधक कहा जाता है। मान लो जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ चालक है, चालक में क्या होगा, कंडक्टर यानी चांदी, तांबा, ये सब। और उच्च प्रतिरोधक वाले पदार्थ हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधक, ठीक है, जिसको रेजिस्टर कहते हैं। बहुत अधिक प्रतिरोध वाले को विद्युत रोधी कहते हैं, मतलब जो एकदम विद्युत नहीं जाएगा जिससे, उसको क्या कहेंगे, विद्युत रोधी, है ना। इसमें क्या होता है, रबर, प्लास्टिक, एवोनाइट, लकड़ी आदि। यहाँ यह ध्यान रहे कि प्रतिरोधक एक युक्ति है और प्रतिरोध उसका एक गुण है। यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधक क्या है, रेजिस्टर क्या है, एक युक्ति है, और प्रतिरोध क्या है, उसका एक गुण है। विद्युत परिपथ आरेख में प्रतिरोधक को चित्र में दिखाया गया है। संकेत में दर्शाया जाता है। इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है। इसको प्रतिरोध में ऐसे करके दिखाया जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया 4 में। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, देखो, तार की लंबाई पर। किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है। R जो है उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है, तो R समानुपाती L हो गया। अतः तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। जितना लंबा होगा उतना ही उसका प्रतिरोध होगा। तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती या व्युत्क्रम कर्मानुपाती 1/A। अतः तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, तथा तार जितना ही पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। इसलिए तार को मोटा नहीं लिया जाता है। चालक के पदार्थ पर, यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हों तो उनके प्रतिरोध भिन्न होंगे। अगर मान लो किसी विभिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हों तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब चालक के ताप पर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर चालक का मान लो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका ताप भी जो है बढ़ता है, और ताप जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इस प्रकार यदि किसी तार की लंबाई L हो तो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो उपयुक्त कथन के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध R समानुपाती 1/A, इसमें समानुपाती नियतांक P ले लेंगे, जिसको रोहो कहते हैं, 1/A हो जाएगा, यानी R इक्वल टू रोहो 1/A। जहाँ रो दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है, इसे चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता।
प्रतिरोधकता का SI मात्रक अब देखो P बराबर RA/L है, यानी प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम ही होता है ना, यानी ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता पदार्थों का एक महत्वपूर्ण गुण है। धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। धातु और मिश्र धातु का जो है प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ का प्रतिरोधकता का मान अत्यधिक होता है। सारणी में दिखाया गया कि मिश्र धातु और विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान कैसा है। धातु एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना है? 2.4 गुना 10⁻⁻8। लोहा का 10 गुना 10⁻⁸। तांबा का 1.56 गुना 10⁻⁸। चांदी का 1.151 गुना 10⁻⁸। निकेल का 6.1 गुना 10⁻⁸। पारा का 94.1 गुना 10⁻⁸। क्रोमियम का 12.7 गुना 10⁻⁸। टंगस्टन का 4.9 गुना 10⁻⁸। मैग्नीज का 1.84 गुना 10⁻⁸। मिश्र धातु में कांस्टेंटेन जो है उसका है तुम्हारा, यह मिश्र धातु किसका है? कॉपर और निकल, मतलब तांबा और निकल का मिला हुआ 49 गुना, यानी 49 × 10⁻⁻⁸। मैग्नीन मिश्र धातु का कॉपर, मैग्नीज और निकल का, तो यह 41.5 गुना 10⁻⁸। अब है नाइक्रोम में है निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज और लोहा, इनसे मिलकर इसका 111 गुना 10⁻⁸ प्रतिरोधकता है। विद्युत रोधी है ना, जैसे कांच है 2 गुना 10⁻11। एवोनाइट है 2 गुना 10⁻14। अबरक है 2 गुना 10⁻15। हीरा 5 गुना 10⁻12। रबर 1 गुना 10⁻16। चांदी की प्रतिरोधकता अन्य सभी पदार्थों की तुलना में सबसे कम है। चांदी जो है सबसे कम प्रतिरोधकता दिखाता है। अब बोल रहा है इन सभी में चांदी सबसे अच्छा चालक है, मतलब अगर चांदी का काम लिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा चालक है। लोहा से पारे की प्रतिरोधकता अधिक है, अतः पारे की अपेक्षा लोहा अधिक अच्छा विद्युत चालक है। लोहा जो है विद्युत चालक बहुत अच्छा है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधक का अगर हम समूहन करते हैं, देखो कैसे 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। इनमें 2 विधि मुख्य हैं, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम पार्श्व क्रम समूहन। देखते हैं श्रेणी क्रम समूहन में AB, BC और CD 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े दिखाए गए हैं। उनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3। इनके मुक्त सिरे A और D बैटरी के ध्रुवों से जुड़ा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये बैटरी का सिरा जुड़ा हुआ है A, B, C, D और यहाँ पे प्रतिरोधक है R1, R2, R3। ठीक है, मान लिया कि तीनों प्रतिरोधक से धारा I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोधक AB और BC एवं CD के सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3। अतः ओम का नियम के अनुसार V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। यदि बैटरी का विभवांतर V हो, अर्थात यदि सिरों A एवं D के बीच विभवांतर V हो, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर हम तीनों में देख रहे हैं I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर I × R1 प्लस R2 प्लस R3। इस समूहन का समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालते हैं तो उसके अकेले प्रतिरोधक का प्रतिरोध के बराबर होता है। इसे यदि जुड़े हुए तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर लगा दिया जाए तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा कोई प्रभाव न पड़े। मान लिया कि A एवं D के बीच का समतुल्य प्रतिरोध RS है, अतः ओम के नियम के अनुसार V बराबर IRS। तो V बराबर IRS हुआ। समीकरण 1 और 2 के तुलना में अगर देखेंगे तो V के जगह पर IRS ले लेंगे तो I हमारा दोनों कट जाएगा, तो RS इक्वल टू क्या जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 में क्या था V बराबर I इंटू मतलब ब्रैकेट में था R1 प्लस R2 प्लस R3, I कट जाएगा। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। वही बात हुआ RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पार्श्व क्रम समांतर क्रम समूहन में, मतलब अगर हम उसको पार्श्व क्रम में रखें यानी समांतर क्रम में रखें पैरेलल में, तब देखो बिंदु A एवं B के बीच के 3 प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R1, R2, R3 पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हुए दिखाए गए। बैटरी द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा I है। बिंदु A पर यह धारा 3 भागों में बांटी जाती है। मान लिया कि R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों से क्रमशः I1, I2, I3 धारा प्रवाहित होती है, तो बिंदु B पर तीनों धाराएं मिलकर पुनः मुख्य धारा I
बन जाती है। अतः I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि चित्र में दिखाया गया, देखो R1, R2, R3 समांतर क्रम में सजाया गया है, ठीक है। और I1, I2, I3 जो है यहाँ पे तुमको समांतर क्रम में जो विद्युत जा रहा है उसको भेज रहा है, ठीक है। मान लिया कि A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर V है, चूंकि प्रत्येक प्रतिरोधक A और B के बीच जुड़ा है, अतः प्रत्येक के सिरे के बीच विभवांतर V ही होगा। अतः ओम के नियम से हम लोग कर सकते हैं I1 बराबर V बाय R1, I2 बराबर V बाय R2 और I3 बराबर V बाय R3। तो इस तरह से समीकरण में हम लोग अगर मान लो तीनों को जोड़ देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो यदि A B बिंदुओं के बीच का समतुल्य प्रतिरोध RP ले लेते हैं, मतलब समांतर क्रम में, तो इस नियम के अनुसार I बराबर V बाय RP हो जाएगा। और I बराबर V बाय R1, V बाय R2 प्लस V बाय R3 है, तो हम I के जगह पे समीकरण 2 और 3 को लेकर देंगे तो I के जगह पे वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे V बाय RP इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अगर हम सबसे V कॉमन लें तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। पार्षद क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब यहाँ बोल रहा है प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम का पार्षद क्रम या समांतर क्रम समूह की तुलना, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर है। सभी प्रतिरोधकों में श्रेणी क्रम में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच का विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। मतलब श्रेणी क्रम में अगर हम उसको रखेंगे तो उनका प्रत्येक जगह पे एक जैसा होगा। अच्छा, समांतर क्रम सभी प्रतिरोधक सिरों के बीच का एक ही विभवांतर होता है, परंतु उनके प्रतिरोधक के मान के अनुसार उनमें विभिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे क्या होता है, श्रेणी क्रम में सब में धारा एक जैसा प्रवाहित होगा और सिरे में जो मिलता है, यहाँ पे क्या सब में धारा अलग अलग प्रवाहित होता है, तो इसलिए अलग अलग होगा। प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। यानी व्युत्क्रम में होने का मतलब हुआ कि प्रतिरोध कम हो गया। समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान से कम होता है। समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो मान जो आएगा प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाएगी। कोई भी अगर एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा देंगे तो बचा हुआ प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाला धारा जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए अन्य प्रतिरोधक धारा प्रवाहित हुई, मतलब इसमें एक को भी हटाएंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा, इसमें एक को भी हटाएंगे तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। और ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम का जो अंतर है वो, और जो यहाँ पे दिया गया है तुम्हारा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का जो संयोजन करके जो सिद्ध किया है उसको आप लोग बनाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे किसका क्या मात्रक है उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में आता है। ओके, और साथ ही साथ आप लोग को जैसे बताया जा चुका है बार बार कि कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, घरों में रहने का कोशिश ज्यादा करें। ये नहीं समझना है कि हमारा पढ़ाई छूट जा रहा है, हमारा ये हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सोचकर आप मान लो कहीं जाते हो पढ़ने के लिए, तो अभी कोई ठीक नहीं है कहाँ कौन बीमार है कौन क्या है, आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत है वो कोशिश हो रहा है मोबाइल से भेजा जा रहा है। और जैसे ही सारा लॉकडाउन टूटेगा, बीमारियों का वैक्सीन निकल जाएगा, आप जब क्लासेस में आओगे तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस कम हो जाएगा। ये सारी जो पढ़ाइयाँ चल रही है सिर्फ इस बात के लिए कि आपका कंटिन्यूटी, यानी जो आपका लगातार जो पढ़ाई का थोड़ा थोड़ा चलते रहे वो आप स्थिर न हो जाए, इसके लिए यह कंटिन्यूटी के लिए मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है ना। आप घर में अगर मान लीजिए आपको 10 सवाल का दिए बनाने के लिए, आप उसमें 2 ही बनाए, कोई बात नहीं है, 2 ही तो कम से कम बनाए आप। दैट मीन्स उस 2 बनाने के लिए आपने आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा बैठा पढ़ने के लिए, ये आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनाए रखी है ना। और यही चीज अगर आप बनाए रखेंगे तो आप जो है कल जब हमारा कोचिंग या स्कूल जब सब खुल जाएगा, जब हमारे सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आएगा अनाउंसेस कि यहाँ खुला जाए, तब उस समय आप जब पढ़ेंगे तो आपका ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। डरना इस बात से नहीं कि हम लोग पढ़ाई छूट रहा है,
वहां कोचिंग खुल गया, वहां ये हो रहा है, वहां जा रहे हैं पढ़ने, उससे तो क्या होगा? आप उससे क्या करोगे? कहीं जाओगे, वहां पे हो जाओगे बीमार, बीमार होके आओगे घर में। ठीक है। दूसरी बात, कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन गर्म पानी सुबह शाम जरूर पीजिए। ठीक है। और घर में माँ पिताजी को रिस्पेक्ट जरूर करें। ओके, बाय।